नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं आरती देशवाल। ये है हमारा खास बुलेटिन खबर की तह तक। यहाँ हम केवल खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर की पूरी पड़ताल करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खास खबर से। धर्मशाला दौरे पर पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और यहां पर गग्गल एयरपोर्ट पर सीएम का स्वागत हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है जोरदार स्वागत। कई कार्यक्रमों में सीएम सुक्खू यहां हिस्सा लेने वाले हैं। तो सीएम सुक्खू का देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। सीएम सुक्खू यहां पर अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रात को यही प्रवास सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का होगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीएम का गग्गल एयरपोर्ट पहुंचने पर स्वागत किया। धर्मशाला दौरे पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू है। यहां पर अलग अलग कार्यक्रमों का दौरा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता मनोज धीमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल आरती, देखिए आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो धर्मशाला के दौरे पर हैं और गग्गल एयरपोर्ट वो पहुंच चुके हैं। वहां पर जोरदार स्वागत जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है, क्योंकि देखिए धर्मशाला एक हॉट सीट बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उपचुनाव होने हैं और उपचुनावों में जो कांग्रेस के दिग्गज थे सुधीर शर्मा वो पार्टी को छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए हैं और भाजपा ने उन्हें टिकट भी दिया है और वो अपने प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो कांग्रेस की तरफ से अभी ना तो उपचुनाव के लिए कोई कैंडिडेट दिया गया है और ना ही कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट के लिए किसी प्रत्याशी का नाम घोषित किया गया है। तो ऐसे में जो है वो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर चुनौतियां पैदा होती हुई नजर आ रही हैं और ये दोनों ही चुनाव जो है एक किस्म से माना जा सकता है कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि धर्मशाला में अभी तक कोई भी ऐसा चेहरा जो है वो देखने को नहीं मिला है और उसके नाम पर मोहर नहीं लगी है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सुबह जो है वो गग्गल एयरपोर्ट पहुंचे और आज धर्मशाला थोड़ी देर में वो सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पूर्व में रहे नेता हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, उनके साथ जो है बैठक करेंगे और किसी न किसी प्रत्याशी के नाम पर मंथन और चिंतन हो सकता है। ऐसे ही जो कांगड़ा चंबा की लोकसभा सीट है उसके पर भी जो है वो मंथन और चिंतन जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सभी कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ कर सकते हैं। तो बड़ी बात तो ये है आरती की देखिए जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए अब मुख्यमंत्री जो है धर्मशाला पहुंचे। इससे पहले अगर बात की जाए तो भाजपा लगातार जो है वो मुख्यमंत्री पर हमलावर होती हुई नजर आई है और भाजपा के जितने भी नेता हैं वो यही कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने कांगड़ा से भेदभाव किया है और धर्मशाला में उनका कोई भी दौरा जो है वो नहीं हुआ है और अगर हुआ भी है तो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण दौरा नहीं है। लेकिन आज जो ये दौरा हो रहा है ये एक महत्वपूर्ण दौरा है और इस दौरे को देखते हुए आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से जो लोकसभा के चुनाव है उसमें जो है वो अभी तक जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम फाइनल नहीं हुए हैं, उन पर चर्चाएं ही चल रही हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो मुख्यमंत्री जब गग्गल एयरपोर्ट पहुंचे थे तो मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी भाजपा के टिकट भाजपा ने दिए हैं वो सभी बागी विधायकों को दिए हैं, यानी कि बिके हुए विधायकों को वो टिकट दिए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो कांग्रेस जल्द ही जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम घोषित करेगी और जिताऊ कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन आरती देखना तो ये होगा कि किस नाम पर मोहर लगती है। कांगड़ा की सीट भी खाली है, कांगड़ा की लोकसभा सीट भी अभी इनकी तरफ से खाली है, कोई नाम का ऐलान नहीं हुआ और उपचुनावों में अभी तक जो 6 प्रत्याशियों के नाम घोषित करने हैं उस पर भी कांग्रेस जो है वो अभी तक अपने कैंडिडेट नहीं उतार पाई है। अभी तक उनका जो है चिंतन मंथन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं 40 दिन का वक्त जो है अब चुनावों में बचा हुआ है, तो इससे पहले जो है वो कांग्रेस को नाम घोषित करने होंगे और उसी कड़ी के चलते आज मुख्यमंत्री कई बैठकें भी करेंगे, कई छोटे छोटे कार्यक्रमों में भाग भी लेंगे और अहम बैठक तो जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ होनी है, जिसमें जो है वो कांगड़ा चंबा के लोकसभा सीट के प्रत्याशी पर भी चिंतन और मंथन होगा और साथ ही साथ जो धर्मशाला में उपचुनाव है उसके लिए भी चिंतन मंथन हो सकता है। हालांकि जाहिर सी बात है कि 3 नाम जो है वो लगातार आगे चल रहे हैं, जिनमें राकेश चौधरी का नाम है जो भाजपा को छोड़ी है, जिन्होंने जिस वक्त सुधीर शर्मा को टिकट फाइनल हुआ था उसी वक्त जो है सुधीर शर्मा ने भाजपा से अपना त्यागपत्र दिया था और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। अब वो कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे हैं, ऐसे में उनका नाम आगे चल रहा है। दूसरे नाम पर देवेंद्र जग्गी का नाम आगे चल रहा है और तीसरे नंबर पर जो है वो विजय इंदर करण का नाम आगे चल रहा है, क्योंकि विजय इंदर करण पहले भी जब उपचुनाव हुए थे पिछले 5 साल पहले तो उसमें जो है वो उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो ऐसे में उनका नाम भी आगे चल रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिताऊ कौन है इन तीनों में से, क्योंकि देवेंद्र जग्गी सुखविंदर सिक्खू के खास माने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर संगठन से निकल कर आए विजेंद्र करण भी सुक्खू के करीबी माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है ये एक बड़ा पेज जो है वो कांग्रेस के सामने फंसा हुआ है। इस पेज को निकालने के लिए आज मुख्यमंत्री स्वयं जो है धर्मशाला पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री की बैठक जो लोगों के साथ होनी है उसमें क्या निकल करके सामने आता है और किस तरह की ये बैठक रहती है और क्या क्या इसमें चर्चाएं होती हैं।
अच्छा देखिए, उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर सबसे बड़ा एक पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस में। लगातार मंथन होता है लेकिन नामों का ऐलान नहीं हो पाता, और बड़ी बात यह है कि उपचुनाव को लेकर भी किसी तरह की तस्वीर फिलहाल कांग्रेस की तरफ से बनती नजर नहीं आती। उस लिहाज से अगर देखें मनोज, तो देखिए बीजेपी ने फटाफट से अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया, ताबड़तोड़ प्रचार कर रखे हैं। न केवल उम्मीदवारों के ऐलान में बल्कि प्रचार के लिहाज से भी क्या कांग्रेस कहीं पीछे रह गई है? हालांकि हाल ही में प्रतिभा सिंह ने कहा है कि हम प्रचार को धार देंगे और बहुत तेजी के साथ अब रैलियां होंगी। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरह से अभी कांग्रेस के प्रत्याशी ही घोषित नहीं हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस जो है वो चुनावी प्रचार में बिल्कुल पीछे है और भाजपा के प्रत्याशी लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। हर रोज वो नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, छोटी छोटी जनसभाएं जो है भाजपा के प्रत्याशी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ प्रेस वार्ता के माध्यम से जो है वो बागियों पर निशाना साधा जा रहा है और ज्यादा कुछ भी इसमें देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में अभी तक कैंडिडेट जो है वो फाइनल नहीं हुए हैं, जबकि कांग्रेस को चाहिए था कि उनकी सरकार सत्ता में है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उनको तुरंत प्रभाव से जो है वो अपने प्रत्याशियों के नाम जाहिर कर देने चाहिए थे या उन पर मोहर लगा देनी चाहिए थी, ताकि वो भी अपना प्रचार समय रहते कर सकते थे। लेकिन 40 दिन का वक्त अब चुनावों में बचा है और 40 दिन के वक्त में अभी भी मुख्यमंत्री यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द ही जो है वो प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। लेकिन वो जल्दी कितनी जल्दी होगी वो अब देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री ने आज फिर से गगल एयरपोर्ट पर यही बात कही है कि जल्द ही जो है वो हम कैंडिडेट की घोषणा करेंगे, लेकिन वो कैंडिडेट कौन होंगे और कब उनका प्रचार शुरू होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देखिए आरती, ये एक चुनाव नहीं अब चुनौती बन चुका है। जितना भी एपिसोड शिमला में घटित हुआ था विधानसभा में, जो क्रॉस वोटिंग हुई थी उसके बाद से जो एपिसोड घटा है, कहीं ना कहीं उससे बीजेपी को काफी ज्यादा हद तक जो है वो बीजेपी आगे निकल चुकी है। और लगातार बात यही की जा रही है कि जहां भी आप किसी भी प्रत्याशी से बात करते हैं, किसी बड़े नेता से बात करते हैं, तो यही बात करते हैं कि चारों सीटें भी हम जीतेंगे और सरकार भी हम बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये सदमा लगा हुआ है और इस सदमे से उभरने के लिए कांग्रेस को कई प्रयास करने होंगे। हालांकि कैंडिडेट्स इनको जल्दी से घोषित करने चाहिए ताकि वो अपना चुनावी प्रचार कर सके। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो भाजपा कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आ रही है। धर्मशाला की अगर बात करें आरती, देखिए तो धर्मशाला में सुधीर शर्मा पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में आ गए और वही समर्थन जो है, जो सुधीर शर्मा का गुट है और समर्थन जो है वो उनको अच्छा खासा मिल रहा है। भाजपा एकजुट हो चुकी है, जो कुछ टूटे हुए धड़े थे वो जाहिर सी बात है कि वो दूसरी तरफ से अटैक करने का प्रयास करेंगे, यानी कि सुधीर शर्मा को हराने का भी प्रयास होगा। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। इसी बीच हम दर्शकों को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का वो बयान सुनाते हैं जब उन्होंने गगल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। बीजेपी ने तो बिके हुए विधायकों को टिकट दिए और बीजेपी हमारी टिकटों से क्यों चिंतित है? आज 20 तारीख है और 21 तारीख है, आज 21 तारीख है और 40 दिन अभी चुनावों के हैं। हमारे जो टिकट है उसकी प्रक्रिया चली हुई है और निश्चित तौर पर जल्दी ही टिकटों की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन हमारी पार्टी का चुनाव प्रचार तेजी से चला हुआ है और हमारे प्रत्याशी के बगैर हमारे मंत्री जनता के बीच जा रहे हैं। पिछले कल हमने शिमला संसदीय क्षेत्र के अपने जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और हमारे जिला परिषद के सदस्यों की बैठक करवाई, उससे पहले मंडी पार्लियामेंट की बैठक करवाई। आज धर्मशाला क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनाव प्रचार को धार देने के लिए हम यहाँ आए हैं। निश्चित तौर पर जो भी कैंडिडेट होंगे, जब भी घोषणा होगी आपको बता दी जाएगी। सर, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कांग्रेस 40 और हम 400 पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले तो वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता है, 400 सीटों पर उनके प्रत्याशी पूरे खड़े भी हुए हैं। ये एक नारा है, मतलब 400 का मतलब है कि वो 543 सीटों में 400 में उनके पूरे प्रत्याशी खड़े हुए हैं। वो एक नारा है, वो नारे के सहारे अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुमत प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जो सरकार है वो लोकतंत्र को जो खरीदने की भारतीय जनता पार्टी ने पैसे के दम पर सत्ता हथियाने की कोशिश की है। हमारी सरकार जनता की अदालत में जाएगी। जनता की अदालत में इस बात को रखा जाएगा कि हमारे पास धन बल तो है नहीं, जिस धन बल के सहारे उन्होंने कांग्रेस के विधायक खरीदे, लेकिन हम जनता के बल से ये चुनाव जीतेंगे
जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। और जो ये राजनीति है खरीदो फरोख्त की, ये इसका अंत हिमाचल की जनता ही कर सकती है। तो मनोज, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देखिए कहा है कि हम जल्द ऐलान करेंगे। आज जिस तरह से मंथन की बात करते नजर आए हैं और लगातार हालांकि मंथन पार्टी में हो भी रहा है, क्या लगता है कब तक अब तस्वीर साफ होगी? क्या ये माना जाए कि कम से कम अब लोकसभा चुनावों के लिए तो नाम लगभग पार्टी फाइनल कर ही चुकी होगी? बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आश्वस्त कराया है कि जल्द ही जो है वो प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित कर दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है जो दिल्ली में इनकी बैठकें हुई हैं उन बैठकों में लोकसभा के प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लग चुकी हो और लास्ट फाइनल जो है वो धर्मशाला आकर के ही आला नेताओं जो अब कांग्रेस के हैं उनसे संपर्क साध के उनसे बात करके ही हो सकता है कि वो कांगड़ा और चंबा पर मोहर लगाएं। ऐसे में जो उपचुनावों के लिए है उसके लिए भी आज जो है वो बैठकें होनी है, बैठकों में वो निर्णय होगा। यानी कि कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो जिस तरह से आश्वस्त मुख्यमंत्री दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी बात जो है वो पहले हो चुकी होगी और हो सकता है 1 या 2 दिन के भीतर जो है वो अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। तो ऐसे में देखिए मुख्यमंत्री लगातार यही बात करते हुए नजर आए हैं कि वो प्रचार को धार देने के लिए पहुंचे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री किस तरह का प्रचार करते हैं, किस तरह की कांग्रेस की धार रहने वाली है, प्रचार की धार, और किस तरह से इनका चुनावी प्रचार आगे बढ़ता है। और बड़ी बात तो यह है कि इन जो चुनावों में है, चुनावों में कहीं ना कहीं जो है इन चुनौतियों से कैसे कांग्रेस बाहर निकल पाती है, क्योंकि बीजेपी के पास सबसे बड़ी चुनौती है कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों का ऐलान हो, क्योंकि इस मुद्दे पर बीजेपी भी लगातार कांग्रेस को घेर रखी है। बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। इधर उत्तराखंड के सीएम धामी आज गाजियाबाद में प्रचार करने वाले हैं। दूसरे चरण में गाजियाबाद में मतदान होगा। व्यापारी सम्मेलन में सीएम धामी यहां पर हिस्सा लेंगे, व्यापारियों को संबोधित करेंगे सीएम धामी। तो व्यापारी सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी हिस्सा लेंगे, व्यापारियों को संबोधित करेंगे। ताबड़तोड़ प्रचार इस वक्त कर रही है बीजेपी। दूसरे चरण के लिए प्रचार को धार देने के लिए स्टार प्रचारकों को चुनावी रण में उतारा गया है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गाजियाबाद में व्यापारी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक अहम बैठक की। जंगल की आग की रोकथाम के लिए ये बैठक की गई है, क्योंकि देखिए अब मौसम बदल रहा है और जंगल में आग की घटनाएं गर्मियों में आ जाती हैं। वन अधिकारियों के साथ आग की रोकथाम पर हुई चर्चा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान कि वन अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और आग ना फैले इसकी जिम्मेदारी डीएफओ की होगी। साथ ही साथ सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जाना है। जागरूकता अभियान भी चलाया गया है ताकि लोगों को जंगल की आग के बारे में जागरूक किया जा सके। अमूमन देखा जाता है कि जंगल में आग की वजह किसी की लापरवाही होती है, किसी की शरारत होती है। ऐसे में लोगों को जागरूक भी सरकार की तरफ से किया जाएगा। देखिए ये जैसे ही ये गर्मी का समय आता है, इस समय में मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होते हैं और अनेक जगह का वनाग्नि की घटनाएं होती हैं और जगह जगह पर आग लगती है। इससे नुकसान भी होता है। जहाँ वन संपदा का नुकसान होता है वहीं हमारा तमाम प्रकार से जो पानी का जल स्तर है, अन्य चीजें हैं, ये सभी हमारे लिए बहुत कठिन हो जाती हैं। इसलिए हमने कहा है कि जो डीएफओ हैं उनके स्तर पर इसकी बैठकें शुरू हों, इसके लिए लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। विशेषकर से प्रभागी वनाधिकारी जो डीएफओ हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि 24 घंटे से अधिक तक आग कंटिन्यू हो न हो, सब विभागों के साथ मिलकर एक समन्वय करें, जागरूकता का अभियान चलाएं, जनता को भी इससे जोड़ें और जो फायर वॉचर वगैरह हमारे रखे जाते हैं, फायर लाइनें बनाई जाती हैं, उसकी समीक्षा हो। तो आज हमने कहा है कि नोडल अधिकारी भी जिलों में इसकी बनाए जाएं। हाँ, प्रत्येक जिले में इसकी पहले बैठक हो, बैठक के बाद सब डिवीजन पर बैठक हो, डिवीजन के बाद रेंज में बैठक हो। तो आज हमने इस पर पूरा मंथन किया है और हमारा प्रयास है कि वनाग्नि की घटनाएं ना के बराबर हों। सर, ये वनाग्नि की सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी? नहीं, वो वन संपदा का नुकसान होता है जो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है और ये घटनाएं ना हो, इसी के लिए ये सब कर रहे हैं।
खबरें अभी तक के संवाददाता नासिर हुसैन करते हैं। जी नासिर, जिस तरह से वन संपदा को लेकर सीएम धामी ने बैठक की है, अमूमन देखा यह जाता है कि हर साल ही गर्मियों के सीजन में उत्तराखंड के पहाड़ों में जंगलों में आग लग जाती है, उसके बाद बुझाने के भी काफी प्रयास होते हैं, लेकिन जंगल की आग है, बुझने का नाम नहीं लेती। ऐसे में किस तरह की तैयारियां इस सीजन से पहले की गई है और ये मीटिंग जिस तरह से हुई है, इसका कितना लाभ मिलता दिखता है? बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग में बुलाई गई थी, क्योंकि गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और गर्मियां शुरू होते ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि कई जगहों जंगल में आग लगी है, जिसको बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के जंगलों में गर्मियों में आग लगती है तो उस पर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटनाएं ज्यादा ना बढ़े, इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। और हालांकि चुनाव के अगले दिन ही ये बैठक बुलाई गई है और कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि जिस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें बहुत जान और माल का नुकसान होता है। कहीं जंगली जानवरों की मौत की खबर आ जाती है, कहीं बहुत सारे जो वन संपदा है वो जल खाक हो जाती है और बहुत कीमती वन जल जाते हैं। तो इस वजह से ऐसी घटनाएं ना बढ़े, इसको लेकर अधिकारियों से मीटिंग है, जिसमें प्रमुख सचिव वन सुधांशु और इसके अलावा जो वन विभाग के एचओडी हैं अनूप, वो भी और तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं वन विभाग, तमाम बैठक में सबको निर्देश दिया गया कि जो ऐसी घटनाएं उनको रोकने के लिए जो बेहतर प्रयास होते हैं उनको किया जाना बेहद जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले तमाम अलग अलग लोकल स्तर पर नोडल अधिकारी बनाए जाने हैं, उनकी नियुक्ति की जाए, ताकि अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो जिम्मेदारी तय की जा सके कि आखिरकार किस अधिकारी के क्षेत्र में ये घटना होती है और घटना के कारण क्या थे उसकी जांच हो सके और जिम्मेदारी भी तय होगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगर किसी की लापरवाही के चलते इस तरह की घटना होती है तो जाहिर तौर पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगर ये कहा है कि अगर कोई आग लगाने में कोई शामिल पाया जाता है, जंगलों में आग लगाता है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए, उसको किसी भी कीमत पर बख्शा जाए, क्योंकि जो वन संपदा है वो उत्तराखंड सरकार की वन संपदा है, इससे यहाँ के स्थानीय लोगों के कारोबार जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर नुकसान होता है तो सरकार का भी नुकसान होता है और जो स्थानीय लोग, वन पंचायतें, वनों पर निर्भर जो आम जनमानस है, उनका भी काफी बड़ा नुकसान होता है। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि नोडल अधिकारी की नियुक्ति के साथ साथ जो उपाय किए जाने हैं वन संपदा को आग से बचाने के लिए, वो उपाय किए जाए। साथ ही साथ जिम्मेदारी तय किया कि कौन अधिकारी इस क्षेत्र में बैठा हुआ है और अगर उस क्षेत्र में आग लगी है तो उसके कारण क्या थे, उसके पीछे की वजह क्या रही, और अगर किसी की लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल, तो देखिए अगर लापरवाही पाई जाएगी तो जाहिर सी बात है कार्रवाई होगी। लेकिन पिछले साल की हम बात करें तो आग लगने की घटनाएं एक के बाद एक सामने आई थी और कई इलाकों में देखा गया था कि कई दिन की मशक्कत के बाद भी आग नहीं बुझी थी। इस बार क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? और एक और चर्चा इस बात को लेकर भी चली थी कि ग्रामीणों को भी जोड़ा जाएगा आग बुझाने के लिए, उन्हें भी प्रेरित किया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले ग्रामीणों को ही पता चलता है कि नजदीकी जंगल में आग लगी है। क्या इस तरह के भी कुछ और कार्यक्रम, कुछ और अभियान सरकार चला सकती है? देखिए बिल्कुल, तमाम आसपास के लोग हैं, वन पंचायत से जुड़े हुए लोग हैं, वन गुज्जर हैं, उन तमाम लोगों को इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है और उनसे कहा भी गया है कि अगर इस तरह की घटनाएं उनके आसपास क्षेत्र में होती हैं तो वो इसकी सूचना अपने स्थानीय जो फॉरेस्ट विभाग, वन विभाग, वन गार्ड है उनको दें, ताकि समय रहते इस आग की घटनाओं को पर काबू पाया जा सके। और साथ ही साथ उनको ये भी कहा गया है कि वो अगर मदद करते हैं तो उनको एक तरीके का रिवॉर्ड भी उनको मिलेगा, ताकि इस तरह की घटनाओं में आगे रोकने के लिए आगे बढ़ चढ़कर वन पंचायत या वन गुज्जर है वो इसमें हिस्सा ले, ताकि इसको रोका जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि आग लगने की घटनाओं को अगर सही रहते नहीं रोका जाता है तो वो काफी बड़ा विकास रूप लेती है। उसके बाद बड़ी संख्या में वन गार्ड्स, वन फोर्स और जो एयर के माध्यम से, यानी हेलीकॉप्टर के माध्यम से आग बुझाने का काम है, उसको करना पड़ता है, उसमें भी काफी नुकसान होता है, काफी खर्च इन तमाम चीजों में आता है। इसलिए घटनाओं को समय रहते काबू किया जा सके, ऐसी आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए जो जरूरी प्रयास है वो किए जा सके, इन तमाम चीजों को लेकर पहले से तैयारियां की जा रही है। और स्थानीय
नागरिक हैं, बिल्कुल ना वन स्थानीय नागरिकों की वन भागीदारी ज्यादा बढ़ाई जाए, यही प्रयास फिलहाल वन महकमा और सरकार करते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। इधर हवाई यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। देहरादून से पिथौरागढ़ का सफर अब आसान हुआ है। पिथौरागढ़ देहरादून हवाई सेवा का अब और विस्तार हुआ है। अब हफ्ते में 6 दिन तक हवाई सेवा मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देखिए सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि किस तरह से आम लोगों को लाभ होगा। प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूती दे रखी है सरकार। डबल इंजन की सरकार कुछ समय पूर्व नैनीसैनी एयरपोर्ट से बहुप्रतीक्षित पिथौरागढ़ देहरादून हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया था और शुरुआत में सप्ताह में 3 दिन तक संचालित की जा रही ये सेवा अब 6 दिन तक के लिए संचालित की जाएगी। इस हवाई सेवा से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा उपलब्ध होगी, साथ ही साथ सीमांत क्षेत्र के पर्यटकों को भी लाभ होगा, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। खड़गे से भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली में मिले हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि शनिवार को ही सब कमेटी ने खड़गे को रिपोर्ट उम्मीदवारों की सौंपी थी, एक सूची उम्मीदवारों की सौंपी थी, एक पैनल सौंपा था और हरियाणा में जल्द जारी हो सकती है उम्मीदवारों की सूची। इसी बीच जिस तरह से पूर्व सीएम नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए गए हैं, इसको लेकर कई तरह के संशय जताए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी सूची का इंतजार है, सूची को बस फाइनल किया जाना है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे से संकेत कई दे रखी है। माना यहां तक जा रहा है कि कांग्रेस में जिस गुटबाजी की लगातार खबरें आ रही थी, उसी के लिहाज से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि लिस्ट में ज्यादातर उनके गुट के नेताओं को तवज्जो दी जाए। हालांकि 1-2 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर लगातार ये माना जरूर जा रहा है कि यहां पर पेच फंस सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के दिल्ली से संवाददाता राजा पटेल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजा, क्या कुछ जानकारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मल्लिकार्जुन खड़गे से इस मुलाकात को लेकर? राजा, क्या कुछ जानकारी? तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह से मिले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से, और इस समय देखिए कि वो समय है जब एक फाइनल पैनल बनाकर, एक फाइनल सूची बनाकर मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी गई है। अब बस लिस्ट का इंतजार है। इस वक्त पे इस मुलाकात के कई मायने निकल रहे हैं। लगातार माना यह जा रहा है कि कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से ही ये सूची बार बार देरी से आ रही है, क्योंकि कई बार कहा गया कि सूची आज या कल में आ जाएगी, लेकिन सूची आने में लगातार देरी हो रही है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुलाकात को लेकर माना यह जा रहा है कि इसी सूची के संबंध में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे थे। अब देखना होगा कि सूची में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि अलग अलग सीटों से नामों को लेकर चर्चा है। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा का टिकट लगभग फाइनल है। अब सिरसा से कुमारी सैलजा का टिकट फाइनल है और भी 1-2 सीटें हैं जहां पर कुछ नाम लगभग फाइनल माने जाते हैं, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर 2 से 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, यानी कि पेच फंसता दिख रहा है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की बात कर लीजिए, यहां से श्रुति चौधरी के नाम का ऐलान किरण चौधरी ने कई बार किया है कि वही होंगी, लेकिन अभी तक सूची में इस तरह का कोई जिक्र होता नजर नहीं आता। राजा, क्या कुछ जानकारी इस मुलाकात को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले? राजा, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए कल शाम को 7 बजे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करी है और आज जिस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक चल रही है, हालांकि बैठक बिहार पंजाब को लेकर हो रही है और जिस तरीके से जो जानकारी है कि जो कल रिपोर्ट सौंपी गई थी सब कमेटी की तरफ से, वो रिपोर्ट की आज चर्चा कांग्रेस चुनाव समिति में हो सकती है और उसके बाद हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। पर एक बड़ी बैठकों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है, चाहे दिल्ली की बात करें कल, क्योंकि जिस तरीके से पहले बैठक हुई कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शाम को जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे मुलाकात करी, तो काफी अहम ये मुलाकात रही है। ऐसे में जो जानकारी है कि आज कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक के बाद शाम तक कहीं ना कहीं जो हरियाणा के उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। जी अच्छा, देखिए आज शाम तक उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। इससे पहले कई बार कांग्रेस की तरफ से संकेत दिए गए कि जल्द ही घोषणा होगी, लेकिन फिर कुछ सीटों पर पेच फंस गया। अब कौन सी वो सीटें हैं जिसको लेकर कांग्रेस में अभी तक घमासान है, जहां पर पेच फंस रहा है या एक से ज्यादा उम्मीदवार हैं?
और बिल्कुल देखिए सीटों की हम बात करें तो भिवानी महेंद्रगढ़ और सोनीपत पर यहाँ पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें, श्रुति चौधरी लगातार वहां से पहले भी चुनाव लड़ती रही है। ऐसे में किरण चौधरी ने जिस तरीके से 3 से 4 दिन पहले कांग्रेस की जो नेता है सोनिया गांधी, उनसे मुलाकात की थी, तो लगातार भिवानी महेंद्रगढ़ में, क्योंकि श्रुति चौधरी के तमाम जो समर्थक है, चाहे उनकी माताजी किरण चौधरी की बात करें, वो भी लगातार हाईकमान से मुलाकात कर रही है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो हुड्डा गुट की हम बात करें, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विद्यमान की तरफ से रावदान सिंह, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उनका नाम दिया गया है। तो इसी तरीके से सोनीपत में भी सरप्राइजिंग नाम, यानी कि एक अलग नाम को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है। वहीं हम बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम से राज बब्बर का नाम चल रहा है। ऐसे में कैप्टन अजय यादव का भी नाम पैनल में भेजा गया है। पर अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि नाम तो काफी लंबे समय से चल रहा है, बड़ा मंथन भी दिल्ली में देखने को मिल रहा है कि क्या कौन सा उम्मीदवार अब कांग्रेस का ग्राउंड होगा। इसके लिए थोड़ा ही इंतजार करना होगा। आज चूंकि कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है, कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं, सलमान खुर्शीद मौजूद हैं और सभी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ऐसे में आज दोपहर या शाम को कांग्रेस के जो उम्मीदवारों की सूची हरियाणा को लेकर देखने को मिल सकती है। जी चलिए, तो आज हो सकता है शाम तक या हो सकता है कि कल तक कांग्रेस की सूची सबके सामने आए। बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, कांग्रेस की सूची को लेकर इंतजार है, मंथन के कई दौर देखे गए हैं। अब माना जा रहा है कि फाइनल सूची लगभग तैयार है, बस मोहर लगनी बाकी है। इसी के साथ ही हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही।